आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ तो बताएं, आपने फील किया आपने इसको, जो मैंने नाड़ी पे हाथ, नहीं नहीं, अभी मैंने वात की नाड़ी की बात नहीं की है। रिंग फिंगर, रिंग हाँ, फिंगर। अभी मैंने वात की नाड़ी की बात नहीं की। अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो तर्जनी उंगली के नीचे, मतलब इंडेक्स फिंगर के नीचे, और फिर मिडिल फिंगर के नीचे, और फिर रिंग फिंगर के नीचे, तीनों प्लेस में अलग अलग रखो उंगली। उसके बाद उसके नीचे बताओ वो कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? सबको नज़र आया? बाकी लोगों ने महसूस किया? हाँ, तो इस डिफरेंस को हम अगर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस पल्सेशन की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, और या जैसे एक तेज चल रही है, एक जगह से एक जगह से थोड़ा हल्की सी चल रही है, तो इस डिफरेंस को अगर हम कंपेयर करें, इस कंपैरिजन के लिए हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और इसके कंसंट्रेशन के साथ साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है जिसकी प्रैक्टिस हम कुछ करेंगे कुछ दिन, तो हम इससे सीख सकते हैं। उसका तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो नॉर्मली जब समावस्था होती है जिसमें कोई रोग नहीं होता, ये डिफरेंस इस तरीके से होता है कि जो आपने इंडेक्स फिंगर को रखना है अंगूठे की साइड, मिडिल फिंगर उसके आगे, और तर्जनी जो रिंग फिंगर है वो उसके पीछे। तो जो रिंग फिंगर के नीचे की इंटेंसिटी है, वो उसकी इंटेंसिटी की तीव्रता अगर वो 1 है, तो मिडिल फिंगर के नीचे की इंटेंसिटी 2 होनी चाहिए, और जो इंडेक्स फिंगर के नीचे की इंटेंसिटी है वो 4 होनी चाहिए। ये तो है नॉर्मल सिचुएशन, 1:4 का रेशियो होना चाहिए। लेकिन ये है नॉर्मल रेशियो जो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, आइडियल सिचुएशन वो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? हम हर समय किसी ना किसी चीज़ से अल्टर होते रहते हैं, परिस्थितियों से शरीर की अल्टर होते रहते हैं। हाँ बोला। अभी आप बात की तरफ मत जाओ, बातचीत करते मत जाओ। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अभी आप इस चीज़ पे जाओ कि जो हम मेरा वीडियो नज़र आ रहा है आपको? एक मिनट। हाँ, मैंने बताया इंडेक्स फिंगर हमारी अंगूठे की साइड होगी और मिडिल फिंगर बीच में, उसके बाद जो ऊपर की साइड में रिंग फिंगर होगी। अगर आप इसको उल्टा रख रहे हैं तो इंडेक्स फिंगर अंदर आ जाएगी, लेकिन जब हम नाड़ी देखते हैं तो इंडेक्स फिंगर हमारी अंगूठे की साइड होती है। तो अगर जो डॉक्टर हैं वो सब जानते हैं इस चीज़ को, इंडेक्स फिंगर उसके डिस्टल साइड में होती है, और उसके प्रॉक्सिमल होती है हमारी मिडिल फिंगर, उसके प्रॉक्सिमल होती है रिंग फिंगर। ठीक है। अब जो 1 है, 1 को हमने लिया यहाँ पे, प्रॉक्सिमल साइड से शुरू करते हैं। 1 यानी कि है नहीं, 1 लिया हमने, उसको 1 का रेशो है उसका रिंग फिंगर के नीचे का। हाँ, 2 का है मिडिल फिंगर के नीचे का, और 4 का है जो हमारी डिस्टल साइड में इंडेक्स फिंगर के नीचे का। तो ये नॉर्मल रेशो 1:2:4 होना चाहिए, लेकिन ये अल्टर होकर हुआ रहता है।
उसको हमें फील करना कि कैसे इसका रेशियो हम जान सकें, इसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो प्रैक्टिस क्या करें, कैसे करें। पहले तो आपकी इंटेंसिटी को, रेशो को देखना शुरू करो आप, सुबह शाम, जब आपको याद आ जाए। अपनी देखो, दूसरों की नहीं आप देख सकते हो। दूसरों की देख करके देख सकते हैं, लेकिन दूसरों की देख करके आप फील नहीं कर सकते किसी बात को। आप वात, पित्त और कफ के लक्षण भी देखेंगे। जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे वो स्थान है वात का, वायु की नाड़ी बताती है वहाँ पे वायु कितनी स्थिति में बड़ी घटी हुई है, क्या है। मिडिल फिंगर के नीचे कफ और पित्त, और जो रिंग फिंगर है उसके नीचे कफ। तो प्रोक्सिमल साइड से डिस्टेंट साइड की तरफ ले लें तो कफ, पित्त, वात, ठीक है। अब कफ की नाड़ी 1 होगी, भारी चलती है। पित्त की नाड़ी की रेशो 2 होगी, और वायु की नाड़ी की रेशो 4 होगी। अब मैं थोड़ा सा वात, पित्त, कफ की स्थिति के बारे में आपको बता दूँ। वात, पित्त, कफ के बारे में एक चीज़ ध्यान रख लो, कोई लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो कि वात, पित्त और कफ जो हैं आदि, मध्य और अंत, ये चार किसी भी काम का आदि, मध्य और अंत। हमारी आयु का आदि, मध्य और अंत। तो आदि तो हो गया बचपन, बालावस्था, मध्य हो गया युवावस्था, और अंत हो गया वृद्धावस्था। सुबह दिन भर का प्रारंभ हो गया, सुबह का प्रहर, मध्य हो गया बीच का पहर, और दोपहरी जिसको बोलते हैं, और अंत हो गया शाम का पहर, संध्या। इसी तरह रात्रि का प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर और तृतीय प्रहर। तो आदि, मध्य और अंत। प्रथम आदि, मध्य का, और अंत अंतिम प्रहर, दिन का, रात का। वर्ष का आदि, अंत। हमारे सिस्टम्स का, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका आदि, मध्य और अंत क्या है? आमाशय, और बाद में जहाँ पे भोजन इकट्ठा होता है जाकर के, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वो ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, ये हैं। ये मध्य और अंत हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन्स, और जहाँ मल भरा रहता है, रेक्टम। हमारे शरीर का आदि, मध्य और अंत। आदि हो गया सिर का भाग, मध्य हो गया पेट का भाग, और अंत हो गया पैरों का भाग। तो किसी भी स्थिति में, किसी चीज़ में जिसमें आपने देखना है, वो आपने ये देखना है कि आदि, मध्य और अंत। आदि में, आदि काल जो है कफ का काल होता है। कफ का मतलब है कि जिसमें हमारी वो क्रियाएं ज़्यादा होती हैं जिनमें हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा ग्रॉस वेट बढ़ता है, यानी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। मध्य में पाचन होता है, और जो वो अवस्था होती है जहाँ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों एक्टिविटीज़ की समानता होती है, बराबर मिश्रण आ जाती है। और अंत में कैटाबॉलिक ज़्यादा होती हैं, एनाबॉलिक कम होती है। तो जो आदि काल है वो कफ का काल है, कफ का समय है। तो दिन का आदि कौन सा हो गया? सुबह। सुबह सूर्योदय के टाइम कफ बढ़ता है हमारे शरीर में। मध्य में पित्त बढ़ता है, अंत में शाम के समय वायु बढ़ती है, रात में फिर वही क्रम चलता है, कफ, पित्त और वायु। इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं, 2 भोजन के मध्य का समय, हमने अब खाना खाया और सेकंड अगली बार खाया, उसके बीच का समय, उसका आदि यानी शुरुआत में जैसे ही वो हमारे आमाशय में गया तो हमारा कफ बढ़ता है। बीच में जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में गया, वहाँ पाचन हो रहा है, तो उसका पित्त बढ़ता है। और जो अंत है रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे वायु बढ़ती है। तो इस तरीके से हम ये करते हुए इन बातों को ध्यान में रखते, इन छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए कब कौन सी चीज़ नॉर्मली बढ़ती ही है, उसके हिसाब से हम जो है हम अपनी नाड़ी को देख करके
अपनी नाड़ी को। दूसरे को आप देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, आप वो लक्षण आपको बता रहा है जो वो आप समझेंगे, उसको आपको फील नहीं कर पा रहे उसको। जब आप अपनी नाड़ी देखेंगे, अपने लक्षण में भी आप फील कर पा रहे हैं, और अपनी अवस्था देखेंगे, मैं सुबह की अवस्था में देख रहा हूँ, सुबह शाम की अवस्था में देख रहा हूँ, मैंने खाना कितनी देर पहले खाया था, वो सब देख रहे हैं, तो आप उसको फील कर पाएंगे कि भाई नाड़ी ऐसी चल रही है और मेरी अवस्था ये है। जब आप वो फील कर पाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे अगली चीज़ों की आगे बताई जाए तो आप आगे बढ़ पाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है, बात कब तुमने पढ़ ही रहे थे हम उस टाइम पे, जब मैं स्टूडेंट था, तो एक संत आए गुरु जी हमारे मेरे पास, और मेरे रूम पे आए, तो मुझे 5 मिनट में, बाकी और बात है, तो 5 मिनट में वो ये चीज़ बता के चले गए कि 1 2 4 का रेशो जो मैंने आपको बताया, तो बस इसी को आगे बढ़ा लेना, उसी से मैंने प्रैक्टिस की है। आप खाना खाओ तो तुरंत अपनी नाड़ी देखने लग जाओ, खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद फिर आप नाड़ी देखो, फिर ज़्यादा देर हो जाए जब, तो फिर आप नाड़ी देखो, सुबह के टाइम देखो, शाम के टाइम देखो, जब आपको कोई परेशानी हो रही हो उस टाइम आपको अपनी नाड़ी देखो, कोई बीमारी है तो अपनी नाड़ी देखो, कोई नया काम हुआ है तो अपनी नाड़ी देखो, कोई टेंशन आ गई तो अपनी नाड़ी देखो। उसमें आप अपने अंदर की फीलिंग आप खुद कर पा रहे हैं कि मेरे को क्या लक्षण हो रहे हैं, और नाड़ी की स्थिति आप उसमें देख रहे हो। वही 1 2 4 का रेशो, आप इसको जानने की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी अच्छे से, फ्री हो जाएगा कि भाई हाँ बात बड़ी है कि पित्त हो रहा है कि कब हो रहा है। उसके बाद आता है इसकी डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी में इनके वायु पित्त और कफ, इनके सबके 5 भेद हैं। अब वो 5 भेद को देखना, और फिर उसके बाद उससे धातु कौन सी, मतलब ये दोष हो गए, दूसरी कौन सी धातु हुई है वो देखना, वो आप बहुत आगे का काम है। अभी आप इतनी प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगली क्लास 15-20 दिन बाद फिर आप ज्वाइन करें, प्रैक्टिस करके 15 दिन के लिए टाइम रख लेंगे, 15 दिन तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और लिखने का। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो सवाल करें। आगे किसी को कुछ पूछना है इसमें? अभी कफ से आलस आता है, शरीर का भार बढ़ता है, निद्रा आती है। अंकित जी, कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तो आपको जो बता रहा है वही आप समझेंगे ना, और जब आप अपने ऊपर देखेंगे तो फिर आप, चूँकि आपको अपने अंदर के लक्षण खुद महसूस हो रहे हैं, आप आलस में है कि नींद आ रही है कि आप चुस्त है, किस टाइप की आपकी कंडीशन है वो तो आप महसूस कर पा रहे हैं, और उधर नाड़ी महसूस कर पा रहे हैं। बाकी तो आप दूसरों का देखो, 10 का देखो, कितने लोगों का देखो, तो आपको ज्ञान मिलेगा ही, लेकिन उसको टैली तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप खुद उस पर फील कर रहे हैं। हाँ जी, और कोई? मेडिसिन की बात तो एक अलग बात है, अपने लिए हम क्या चूज़ करते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते, लेकिन पहले तो हमें अगर नहीं, मेडिसिन चूज़ करना मुश्किल हो जाता है, डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है।
जो आप नाड़ी परीक्षण करके डायग्नोसिस करना चाहेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊं, वो तो समझ में आ जाएगा कौन सा दोष बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हम्म, 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 नॉर्मल सिचुएशन समझनी पड़ेगी। और तो अभी अभी पहले जब कंसंट्रेशन होगी तो वो हम नाड़ी डायग्नोस कर पाएंगे कि कौन सा दोष कम ज़्यादा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब उसमें हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद जो मेडिसिन डिसाइड करने का है वो एक अलग चैप्टर है। उसमें मोहग्रस्त आदमी इसलिए हो जाता है कि उसको अपने लिए दवाई चूज़ करने में ये परेशानी होती है कि दूसरों को कॉन्फिडेंटली दे देता है कुछ भी, और जब नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप ये प्रैक्टिस करो, फिर आगे देखते हैं। और किसी को कुछ? हाँ जी, हाँ जी। हम्म, हम्म, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वो काउंटिंग नहीं, इंटेंसिटी उसकी। हाँ जी, और कोई? और कोई सवाल? अंकित पांडे जी, अंकित पांडे जी, हाँ, ये आप क्या दिखा रहे हैं? प्रणाम। ये इसमें क्या प्रोजेक्टिंग? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज ये, हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, लेट हो गए। कुछ लोग अभी तक भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब लेट हो गया इस बार तो एक मीटिंग और रख लेंगे इसके लिए दोबारा, क्योंकि आज कम ही लोग ज्वाइन कर पाए हैं। नहीं, हम्म, हम्म, कोई बात नहीं। एक बार और रख लेंगे इसी मीटिंग को दोबारा शुरुआत से। जो भी ज्वाइन कर रहे लोग आपको आ रहे हैं। और अजय जी कैसे हैं आप? डॉक्टर अजय, बच्चे कहाँ हैं? मैंने पहली बार मीटिंग शुरू की है। थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हैं, जो इस लाइन की तो टेक्निकल है नहीं, तो हाँ, रिपीट कर देंगे। थैंक यू। हाँ, अनामिका,
राजेश जी, राजेश छाबड़ा, नमस्कार। आप तो बीच बीच ठीक हूँ, बीच बीच में गायब रहे। अच्छा हाँ, ये तो चक्कर है, फोन को कुछ हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है आज, तो मतलब मैं तो बच्चों की स्कूल की क्लासेस चल रही है ना, तो बच्चे यहाँ पे नहीं, मनु नहीं, बच्चों की क्लास चल रही है ना, दीपू के बच्चे जो है ना, दोनों लड़कियाँ वो आई हुई हैं। वो तो कई कई दिन, मतलब करीब महीना हो गया तब से आई हुई है मेरे पास। उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनको देखता हूँ तो अब फिर उनसे ही सीखा मैंने। और फिर अभी भी बीच बीच में उनको बुला के पूछा था कि भाई कैसे क्यों ये दिक्कत आ रही है। तो इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम तो है, अभी धीरे धीरे अगली क्लास में थोड़ा ठीक हो जाएगी। कुछ मैसेज देने में भी लेट हो गए हम। हाँ। हाँ वो तो हो जाएगा। और किसी को कोई सवाल जो बाद में जुड़े हैं? हैं कौन बोल रहे हैं? ऐसा है, सुभ्रांशु जी बोल रहे हैं। अभी आज हमें शुरुआती जानकारी देनी थी। इसमें नाड़ी देखने का जो प्राइमरी स्टेप है वो बताना था, और जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगला स्टेप बताना है, उसके तभी फ़ायदेमंद होगा। ऐसे मैं अभी बैठ करके 1 घंटा और पूरा लेक्चर नाड़ी को दे डालूँ और वो कुछ बात दिमाग में आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो आप इतने को आप प्रैक्टिस कर लो 10-15 दिन 20 दिन, उसके बाद हम अगली क्लास अटेंड करेंगे इसके लिए। अब उसके आगे के स्टेप बताएंगे। क्योंकि जब आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर पाएंगे है जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। अनामिका, डॉक्टर अनामिका, और किसी? हेलो, आपको भी? हाँ, तो फ़ोन पे बात हुई थी, तभी उन्होंने कहा था कि कोई आए हुए हैं इसमें। अगली क्लास में हम ऐसा करेंगे कि पहले पिछला रिपीट कर देंगे और थोड़ा शॉर्ट में, उसके बाद आगे और बता देंगे। या ज़्यादा लोग अलग से फिर दोबारा हो जाएंगे तो यार तो उनके लिए उनको दोबारा डेट दे देंगे कोई 2-4 दिन बाद की। उसमें फिर इसी चीज़ को रिपीट कर देंगे। जो इनमें से ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी, दीपक राज जी, हेलो हेलो। कुछ और जानना चाहेंगे कुछ इस बारे में? कोई सवाल आपका? क्लास
कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी सी जिम्मेदारी आप लोगों को भी निभानी पड़ेगी कि जब मैं आप लोगों को मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लें, 7017 207 383 7017 207 383। तो जब भी आप लोगों को इसमें मेरे को जरा आप व्हाट्सएप में जोड़ करके अपना कुछ लिख देना, तो आपको आगे से मीटिंग की स्टार्टिंग में जानकारी मिल जाएगी डायरेक्ट। और जल्दी ही करेंगे हम, तो कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि सिलसिला चलता रहे। बस जितना रिस्पॉन्स आप लोगों से का आएगा कि भाई आप अटेंड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ बता देना, लेक्चर देना नहीं। हाँ, हमें अपना ज्ञान नहीं बगाड़ना है, हमें आपसी डिस्कशन से अपने ज्ञान को बढ़ाना है, प्लस उस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिकल चीज़ को सीखना सिखाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे आयुर्वेद के लोग सक्षम हो सकें, सक्षम होकर खड़े हो सकें। आज कोरोना हमारे लिए कायदे में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको मॉडर्न के हिसाब से अगर देखा जाए, आप वायरस को मारने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं। वायरस तो मरेगा नहीं, वो तो बेचारा मरा मरा है। वायरस तो जिंदा जीवित प्राणी है ही नहीं। वायरस की डेफिनेशन है, वायरस इज द केमिकल बैरियर बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। पढ़ा होगा आपने कहीं। तो वो तो है ही नहीं, जीवित प्राणी है ही नहीं, उसको क्या मारोगे आप? एंटीवायरल ड्रग कहाँ से निकालोगे, क्या निकालोगे? आपको अपना फ्लोरा चेंज करना है, जिससे कि वो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपका फ्लोरा चेंज हो गया तो आपका वायरस ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, और वायरस ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो उसका कोई बीमारी पैदा नहीं कर पाएगा। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कोई सिम्टम पैदा नहीं कर पाएगा। तो हमें फ्लोरा को स्टडी करने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं, फ्लोरा स्टडी करना हमारा नाड़ी के माध्यम से बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा काम है। और उसके हिसाब से हम दोषों को कम ज़्यादा करने वाली चीज़ें जो है उनको यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और कोई एक मेडिसिन नहीं होती, कोरोनिल निकाल दी तो ये मेरी कोरोनिल काम करेगी, वो कर सकती है, हो सकता है, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट रेजिम चाहिए। किस सिस्टम पे, किस पैटर्न पे हमें मरीज को ट्रीट करना है, कौन से दोष बड़े घट रहे हैं। किसी में एक दोष सेम पेशेंट, सेम बीमारी के पेशेंट्स में, सेम बीमारी के दो पेशेंट्स में ही दोनों की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, दोनों के दोषों की कम या ज़्यादा अधिकता या न्यूनता हो सकती है। उसके हिसाब से दवाई का चयन भी अलग अलग करना होता है। एक ही दवाई आप सबको चला देंगे तो चलो ये दवाई पास कर दी, इसका हमने ट्रायल ले लिया था हज़ारों पेशेंट्स पे, लाखों पेशेंट्स पे, वो काम कर दिया, 70% रिजल्ट आ रहा है, ठीक हो रहे लोग, ठीक है, ओके, पास कर दिया। यही सिस्टम जो है एलोपैथी को आज फेल कर रहा है। जो साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ इसी कारण से होते हैं। अगर आप फ्लोरा चेंज करने वाले सिस्टम पे एलोपैथी भी चल रहेगी, वो भी कहीं मार नहीं खाएगी। सिर्फ यही कमी है कि वो फ्लोरा को नहीं देखते। ठीक है, ओके। हाँ, राम पराशर जी, हेलो हेलो। हाँ, राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? और किसी को कुछ, कोई सवाल किसी का? पांडे जी, राम पराशर जी, या और कोई? हाँ, डॉक्टर राजेश बताएं। आप किसी
तो प्रिवेंशन तो है ही। प्रिवेंशन के बाद जब पेशेंट आपके पास आ गया से, तो उस टाइम आप किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन पर डिपेंड नहीं रह सकते। दो अलग पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन वो कॉम्प्लिकेशन इसीलिए है कि वहाँ, हाँ बस ये देता हूँ आप बंद करके डेटा हमने क्या हुआ, एविडेंस बेस्ड उनके पास नहीं, इनके पास इसका तो एविडेंस है ही नहीं। मैं इसके कारण क्यों बता रहा हूँ, क्या कारण है कि जो एविडेंस बेस पे वो चलते हैं। एविडेंस आपने 1000 पेशेंट्स को दे दी कोई दवाई, और वो 700 पेशेंट ठीक कर दिए उसने, ठीक हो गए, 300 नहीं ठीक हुए। ये भी तो देखो वो 300 क्यों ठीक नहीं हुए। नेचुरली तो वो चीज़ तो नुकसान करती है, फिर जाके साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं। अब जिन 700 को ठीक हुए तो जरूरी अगले 700 को भी ठीक होंगे, अगले 1000 में से भी 700 ठीक होंगे। हर पेशेंट के अंदर वात पित्त कफ तो वो तो नहीं, वो वात पित्त कफ वो लेकिन उनकी जो कमी है, उस कमी का कारण ही एकमात्र ये है कि वो बैक्टीरिया को मारने पे लगते हैं, वो फ्लोरा को ख़त्म नहीं करते। फ्लोरा ही तो वात पित्त कफ है। और वो वात पित्त कफ एक के अंदर 1 2 4 का रेशो हो सकता है, किसी के अंदर 1 2 3 का रेशो हो सकता है, किसी के अंदर 1 3 5 का रेशो हो सकता है, किसी के अंदर 2 3 1 हो सकता है। तो वो वेरिएबल सिचुएशन है। वेरिएबल सिचुएशंस के हिसाब से दवाई भी तो अलग अलग हो जाएगी, इलाज भी तो अलग अलग हो जाएगा। यही चीज़ वो नहीं समझ पा रहे। एक मिनट आपकी नहीं, ये आप किसके बारे में ले रहे हो? जो एमबीबीएस करके आते हैं उनकी बात की? तो वो तो जो सोचते हैं उनके पास, उनको तो पढ़ाई हुई गया है, उनको वो बेकार की चीज़ इसलिए लगती है कि इस ज्ञान को की गुत्थी को खोलने वाला कोई नहीं मिलता उनको पढ़ा स्टूडेंट लाइफ में। नहीं, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है। अगर कहीं भी हो रहा है तो वहाँ का रिजल्ट तो होना चाहिए ना। लेकिन बात ये है, सुनो, काम हो रहा है, लेकिन वो मॉडर्न सिस्टम पे हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि काम तो हो रहा है, लेकिन उसमें जो हमारा रिसर्च का जो मेथोडोलॉजी सेट करी गई है वो एलोपैथी के सिस्टम पे ही सेट करी गई है। मतलब जहाँ है वहाँ सही चल रहा। मैं कह रहा नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ जो कोई काम कर रहा है वहाँ सफलता मिल रही है, लेकिन उस चीज़ को सोचने वाले, उस चीज़ पर काम करने वाले हमारे पास बहुत कम लोग हैं। और जब तक आप वात पित्त कफ का बेसिक फंडा नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते। वात पित्त कफ भी आपको समझना पड़ेगा, दर्शन भी आपको,
दर्शन भी आपको समझना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, आपको अपनी स्थितियों को रोगों की स्थितियों को वात पित्त कफ के आधार पर समझ के, अपने दर्शन के आधार पर समझ के, और उसको मॉडर्न ढंग से आज के समाज में, आज के विश्व के सामने, आज की लैंग्वेज में प्रेजेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आप कहते रहो, जिसको जो लैंग्वेज, आप अंग्रेज़ों के बीच में जाकर के संस्कृत में बोलने लग जाओ ना। आप तो सोच रहे हो मैंने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, और उनकी समझ में कुछ आया नहीं। अब जो इंग्लिश नहीं जानता उनके बीच में जाके इंग्लिश में बोलने लग जाओ, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है भाई। वो भी कहते हैं हाँ विद्वान है, होगा है कि नहीं। अब वो गलत मंत्र बोल रहे हैं, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, उनको क्या पता। तो हमें प्रेजेंट करने के, अपने आप को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए अपनी बातों को मॉडर्न लैंग्वेज में कह करके प्रूव करना होगा। और उसको तभी कर पाएंगे अगर हम ये सोचें, जैसे एक पेशेंट आया आपके पास टाइफाइड का, उसको पीछे से डिक्लेयर होकर आगे टाइफाइड है, या डिक्लेयर नहीं होकर आया आपके पास आया, आपने देखा भाई एक तरह से बीमारी चल रही है, इसको बीमार चल रहा है, बुखार हो रहा है, तो आप जो है चाहें कि साथ में इसका करा लो विडाल टेस्ट, आपने करा लिया विडाल टेस्ट, पॉजिटिव आ गया, आपने कहा तो टाइफाइड है। अब आप टाइफाइड के लिए आयुर्वेद में मेडिसिन ढूंढने बैठेंगे, आपको कभी नहीं मिलेगी। आप पेशेंट जो आपने विडाल टेस्ट करा लिया, अच्छी बात है, आपको पता लग गया टाइफाइड है, लेकिन अब आप इलाज जब करेंगे तो उसका, अगर आप वात पित्त कफ के हिसाब से इलाज करके उसको मेडिसिन डिसाइड करके इलाज करेंगे, तो उस कंडीशन में सक्सेसफुल होंगे। और उसके बाद क्योंकि आपको ये भी पता है कि टाइफाइड है, उसमें आप सिम्टम भी चेंज होते हुए देखेंगे। तो जब आप सिस्टम चेंज होते हुए देखेंगे, आप उसको स्टडी करके आप मॉडर्न ढंग से उसको समझो और समझने की कोशिश करो कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो उसको फिर आप दोनों ढंग से एक्सप्लेन कर पाओगे। हाँ, डॉक्टर अजय गुप्ता जी, हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं, अगली बार मुलाकात कर लेंगे। है जी? नहीं सर, मुझे इसका वो लिंक नहीं मिला जहाँ से वो हो सके, रिकॉर्ड की जा सके। तो आगे कोशिश करूँगा। इस मीटिंग को अगली बार जब करेंगे तो जल्दी ही करेंगे रिपीट, तो इसमें रिपीट का भी लेकर के मतलब आगे का भी कुछ कर देंगे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस बीच में इसके रिकॉर्डिंग का भी साधन ढूंढूंगा अगर मिलता है तो, या आप बता सकें, कोई बता सके। लैपटॉप पे कर रहा हूँ मैं। चलिए आपसे बात करेंगे, फिर इसके बारे में पूछेंगे कैसे रिकॉर्ड हुआ। मनु के पास टाइम कहाँ है भाई, वो तो सुबह से शाम तक बिजी रहता है। नहीं, वो तो वहीं लग्जमबर्ग में ही है। नहीं, थोड़ा बहुत तो पूछा भी उससे, लेकिन उसकी अपनी मीटिंग ही नहीं ख़त्म होती ऑफिस की। अजय गुप्ता जी, आपसे बात करूँगा मैं उसके लिए, जानने के लिए। ठीक है। हाँ, डॉक्टर पाराशर नमस्कार। ये राम पाराशर कैसे आ रहा है आपका लिखा हुआ? मैं तो पहचाना नहीं था। अच्छा, और कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप भी है। अच्छा, हाँ। नहीं, आपका नाम तो आ रहा था, फोटो आ नहीं रही थी, और रामा पाराशर में भाई पता नहीं कोई और होंगे। ठीक है, थैंक यू। नहीं, अब तो बस 2-3 लोग रह गए, राजेश छाबड़ा, डॉक्टर अजय गुप्ता बनारस से,
अब तो 3 लोगों नहीं, अब तो सिर्फ 3 लोग खाली आपसी बस की चर्चा हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझ लो इसको। तो अब म्यूट क्या करना वो बात में तो हो चुकी। अब तो अजय गुप्ता जी से पहली मुलाकात हो रही है, बनारस से हैं, और राजेश छाबड़ा को तो आप जानते ही हो, शायद डॉक्टर अजय गुप्ता को भी जानते हुए आप। और अजय जी कुछ और गाइडेंस दो, कैसे क्या करें? हाँ जी, नहीं नाड़ी विज्ञान की नहीं, और भी तो सजेशन दे सकते हैं भाई। आप भी BHU में प्रोफेसर हैं, है जी? नहीं नए तो हैं, लेकिन फिर भी विद्वान तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में दोबारा। ठीक है पराशर जी, थैंक यू। राजा जी थैंक यू, थैंक यू अजय जी, नमस्कार। हाँ पराशर जी, दिल्ली के क्या हाल चाल है? CCIM वो बोर्ड बना कि नहीं बना अभी तक, दिल्ली बोर्ड? वो तो उसकी बनी है, क्या नाम वो है, अरे वो नहीं बना अभी, आयोग, उसमें लिया गया नाम तो वो जो कमेटी बनी है वो तो आयोग है। नहीं, एक तो है आयोग जो अभी बनाया, सारे एक्ट खत्म करके नया आयोग बनाया ना अभी, उसके लिए लिया गया वो तो। हाँ बने, हाँ एक सेकंड राउंड